प्रेफरेंस किसको देंगे? अब इसमें प्रेफरेंस हम उसको देंगे, इस फंडिंग के अंदर भी प्रेफरेंस उसको देंगे जो कैटेगरी 3 एरिया, वही एरिया जहां पे सबसे कम उद्योग लगते हैं, वहां पे सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे। सीईटीपी भी खर्चा करेंगे, जो हम कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके ऊपर भी 50% उसको पैसा वापस करेंगे। और पार्क की बाउंड्री तक हम पानी की सुविधा देंगे, सड़क की सुविधा देंगे और सबसे नजदीक बिजली की उसको सुविधा देंगे। और सबसे नजदीक जो सरकार की सड़क है वहां तक सड़क के निर्माण का भी हम उसको सहयोग देंगे, लेकिन मात्र 60% और ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़। इसके अंदर भी हम तय कर रहे हैं कि वो सड़क कितनी चौड़ी होगी, उसकी क्या बनावट होगी। यही नहीं, पहले ये जमीनें पब्लिक के पास उपलब्ध ही नहीं होती थी। कौन सी जमीन पर प्राइवेट ये इंडस्ट्रियल पार्क लगेगा? हम राज निवेश पोर्टल पे जितनी भी सरकार की ऐसी जमीनें हैं जहां पर इंडस्ट्रियल पार्क लग सकता है, कोई डेवलपर आ सकता है, वो राज निवेश पोर्टल पे सामने डाल देंगे ताकि सबको ज्ञात रहे कि कहां पर काम संभव है। इससे तेज गति आएगी, समय कम है, समय निकलता जा रहा है, तेज गति आएगी डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तेज गति आएगी। ऐसे क्षेत्रों में भी डेवलप होगा जहां पर आमतौर पे उद्योगपति जाना पसंद नहीं करते, वहां पर सरकार इंसेंटिव दे रही है। और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ये हमारा कदम उसको साबित करता है। ग्लोबल चेन, दुनिया की ग्लोबल चेन शिफ्ट हो रही है। आपने सुना ही होगा China +1 की नीति देश, सारे देश अपना रहे हैं, तो +1 में हमारे यहाँ आए, इसलिए सारा तैयार कर रहे हैं। इन्वेस्टर लैंड रेडी स्टेट्स को के अंदर राजस्थान शामिल हो, उसमें ये नीति आज हमने अपनाई है। धन्यवाद। मैं जोगाराम जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रख लें। मित्रों, सबसे पहले तो आने वाले होली और इस बार अनेक वर्षों के उपरांत होलिका दहन का मुहूर्त हमारे अनेक पंडितों ने प्रयास करने के बाद 2 तारीख होलिका दहन का मुहूर्त निकाला है। मैं आप सबको होली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ हमारे लिए गौरव का पल है, गौरव की बात है हम राजस्थान वासियों के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय का भी राजस्थान पर आगमन होने की पूरी संभावना है। और आगामी 28 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अरे भाई ठहरो, दोनों का ही है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की तरह अजमेर पर कायड़ में कार्यक्रम है। उस सब के लिए भी आप सादर आमंत्रित है। मित्रों, आज की मंत्रिमंडल की बैठक में 2 नए विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें पहला है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 2026 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2026। पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में ये प्रावधान किया गया था और तत्कालीन परिस्थितियों के देखते हुए जरूरी भी था। जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा था, जनसंख्या का रेशियो बहुत बढ़ रहा था, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा था और अनेक परिस्थितियों में जनसंख्या नियंत्रण करना आवश्यक समझा गया था। विशेषज्ञों ने, आर्थिक दृष्टि से काम करने वाले विशेषज्ञों ने भी ये राय दी थी कि जनसंख्या नियंत्रण भारतवर्ष के लिए जरूरी है और इसीलिए जो हमारे सरकारी अधिकारी थे उनके प्रमोशन के संबंध में भी ये प्रावधान किया था कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो प्रमोशन नहीं होगा। और नगर पालिका और नगर अधिनियम में भी प्रावधान किए गए थे कि 2 से अधिक संतान होगी तो उनके चुनाव लड़ने की एक ये अयोग्यता होगी। राजस्थान सरकार ने कालांतर में
सरकारी अधिकारियों कार्मियों के प्रमोशन में 2 से अधिक संतान होने की जो बाधा थी उसको हटा दिया था। और अब पूर्व में जो जनसंख्या का रेशियो 3.2 था वो इन 10, 15, 20 सालों में घटते धीरे धीरे 2 पे आ गया है। अब सब तरह से ये मांग की जा रही है कि जो योग्य व्यक्ति है, सक्षम है, जनप्रतिनिधि बनने की योग्यता रखता है, उसका काम करने का मन है और मादा भी है, पर मात्र उसकी 2 से अधिक संतान होने से वो अयोग्य माना जा रहा है, इस प्रावधान को ठीक किया जावे। और आज इन दोनों विधेयकों को मंजूरी देते हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में और उसके स्पष्टीकरण में और नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करते 2 या अधिक संतान होने के बावजूद भी वो जनप्रतिनिधि अन्य योग्यताएं रखता है तो वो चाहे पंचायत राज का कोई भी इलेक्शन हो या नगर निकाय का कोई भी इलेक्शन हो, चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा। और आज के बाद ये जो पूर्व में अनेक प्रश्न करते थे कि इसका क्या होगा, आने वाले इसी कोशिश है इसी विधानसभा सत्र में इन दोनों विधेयकों को जो बिल आज हमने मंजूर दिया है इसको कानून की जामा पहचाएंगे और ये प्रावधान जो है पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 के सब क्लोज 4 और इसका जो एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण है उसको दोनों को डिलीट करेंगे। और इसी तरह नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में ये संतान संबंधी जो प्रावधान है अयोग्यता का उसको भी डिलीट करेंगे। और तीसरा मित्रों, ये जो कुष्ठ रोग की बीमारी है इसको कठिन, बहुत भयंकर व्यावहारिक बीमारी माना गया, सीरियस बीमारी माना गया। अनेक तरह की आवाज आ रही थी कि नहीं ये एक सीरियस बीमारी नहीं है और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण हुआ और माननीय न्यायालय ने ये कहा कि नहीं ये प्रावधान है वो भेदभावी है, इसको रखना ठीक नहीं है। तो सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ये जो कुष्ठ रोग वाले जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को भी आज हटाने का निर्णय लिया है। और अब ये जो एसपी सिविल पिटीशन नंबर 83/2010 थी और 7/5/2025 को मई 2025 में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उसकी पालना में इसको भी हटाने का निर्णय लिया है। और चौथा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, पंचायत राज के विकास की आधार धूली है हमारा, पूर्व में इसका शब्द था ग्राम सेवक, अब है इसका वीडियो, और उससे अफसर बड़ा होता है बीडीओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर और विलेज लेवल ऑफिसर। इनका प्रमोशन होता है और प्रमोशन होने के बाद असिस्टेंट वीडियो बनते हैं, परंतु इनकी प्रमोशन का जो स्कोप है वो बहुत कम है। अभी राजस्थान में जितने हमारे ये ब्लॉक लेवल ऑफिसर है इसकी संख्या करीब 11,000 से अधिक है, 11,304। और जो इनका प्रमोशन होने के बाद जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी 246 से ऊपर अभी नहीं है हमारे पास। और इनका पे ग्रेड लेवल 6 है जो 2600 का होता है और इनका पे ग्रेड लेवल 10 है जो 3700 का होता है। तो एबीओ के जो 750 नवीन पद स्वीकृत करने के साथ ही इनके पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, मंत्रालय कर्मचारी के पदोन्नति के जितने अवसर है इनको भी दिए जाएंगे, ताकि हमारे वीडियो जो एडिशनल वीडियो, असिस्टेंट बीडीओ बनेंगे और इनका प्रमोशन का अवसर सभी को मिलेगा। ये पंचायत राज व्यवस्था चूंकि राजस्थान की देन है, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री ने नागौर से इसकी, नेहरू जी ने इसकी प्रारंभ किया था और राजस्थान में ये सबसे सशक्त कानून है। और इस कानून की मार्फत हम जनता को इस संदेश देना चाहते हैं, जो योग्य है, कार्य करने की योग्यता रखते हैं, मन रखते हैं और मात्र इस कारण कि उसके 2 से अधिक संतान हैं वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं, इससे अयोग्यता को हटाया गया है।
मित्रों, ये क्रांतिकारी कदम है। जब लाया गया तब इसकी आवश्यकता थी, अब वर्तमान में इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। ये आज मंत्रिमंडल ने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बंजरलाल जी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने इन सभी बिलों को मंजूरी दी है। धन्यवाद। अब मैं मित्र आपको ये कह सकता हूं, अपर लिमिट कभी नहीं होती। अपर लिमिट जितने भी है वो सब स्वीकार्य है। मित्रों, आनंद जी, एजुकेशन पॉलिसी जो क्वालिफिकेशन थी वो पूर्ववर्ती सरकार ने इसे हटा दी थी। अब एजुकेशन कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, साक्षर होना ये नियम है, साक्षरता ही है। स्कूल में जाके डिग्री लाना कोई जरूरी नहीं। कुष्ठ रोग प्रावधान जो पंचायत राज अधिनियम में थे उसको अयोग्यता मानी जाती थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भेदभावपूर्ण माना, इसीलिए इसको हटाया गया। अयोग्य कोई 8वीं 10वीं पास, BA पास कोई नहीं चाहिए। जो भी है, मैं यहां तक कह सकता हूं कि जो साक्षर है वो चुनाव लड़ सकेगा। साक्षरता घर पे भी हो सकती है। हाँ, पहले 1 by 1 आराम से। तीन चार बजे है, 3-4 बजे। समझ गया मैं आपका प्रश्न। आप 3-4 बजे है जब यह फैसला लिया गया अयोग्यता बनाने का। जनसंख्या का विस्फोट हो रहा था, गरीबी का मामला था, धनदानी का भी मामला था और विशेषज्ञों ने, आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है और इसी कारण से इसको लिया गया था। और वर्तमान में चूंकि ये जनसंख्या का रेशियो 3-2 से घट करके 2 पे आ गया है और इसीलिए अब वो सारी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए एक्सपर्ट की राय, आर्थिक विशेषज्ञों की राय, सबकी राय है कि अब इसकी रखने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए लिया गया। देखिए, जहां तक चुनाव का प्रश्न, एक मैं कह दूं, आपकी सबकी जगह से शांत हो जावे। राजस्थान सरकार चुनाव कराने को तैयार है, सारी व्यवस्था है। चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है। वो जब भी चाहे, हमारी तरफ से तैयारी है और जब भी चुनाव आयोग चाहेगा चुनाव हो जाएंगे। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो हड़ताल कर रहे हैं, मेरे से भी ये लोग मिले हैं, कमिश्नर से भी मिले हैं, लेकिन कोई बॉडी को मॉडिफाई करने वाली बसों के लिए हमने, क्योंकि हम यात्रियों की सुरक्षा करना हम सबका दायित्व है और केवल इसी बात पे है कि आप बसों में जो मॉडिफाई करके जिसमें यात्रियों की जानमाल का खतरा रहता है उसको हटाने के लिए है। बाकी हम सारी सुविधाएं इनको हम दे रहे हैं। अगर इनकी कोई और समस्या है उसके लिए तो मैं पूछ ही रहा हूं, भाई अगर आपकी कोई और समस्या है तो मुझे बताइए। लेकिन इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बॉडी मॉडिफाई करके बसों को चला रहे हैं, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा देना अपना सबका कर्तव्य है। धन्यवाद। एक अंतिम क्वेश्चन इधर से। आयुर्वेद की मेडिसिन आयुर्वेद में क्या करिए, सुना ही नहीं। क्या कह रहे हो? आयुर्वेद एक बार सुनाई नहीं दिया, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उसका विस्तार करा जाए पंचकर्म। पंचकर्म का विस्तार किया जाए। आपको इसमें हमने
देखिए, आपने पूछा आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में। मैं आपको ये बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इन 2 साल में हमने सरकारी कंपनियां जो सबसे अच्छे मार्के की दवाइयां हैं वो हम इस आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी में हम दे रहे हैं और कहीं भी दवाई की कहीं भी कमी नहीं पड़ी। और इसके अलावा आपने कहा कि किस तरह की इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, क्योंकि इसमें जो दवाइयाँ होती है वो जड़ी बूटियों की होती है जिससे हमारी बॉडी में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती है। इसलिए ये एक जीवन जीने की एक शैली आयुर्वेद, और अगर एक व्यक्ति को आयुर्वेद से जीने की कला अगर वो सीखता है तो आपके इस स्वास्थ्य को वो खराब नहीं होने देगा। इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचुरोपैथी, हम योगा, हम थेरेपीज और आयुर्वेद के जितने भी हमारे जो पंचकर्म है, इस तरह के हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ताकि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे। एक मिनट पहले पूरा हो जाए, शाम का पूरा हो जाए। जवाब दें। आईटी बेस्ड जितनी भी कंपनीज हैं उनको रिप्स 24 के अंदर जो बेनिफिट हैं वो तो सारे मिलते ही हैं। उसके साथ साथ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स बनाने के लिए हमने एक अलग नीति बनाई हुई है और उसके अंदर कैपिटल सब्सिडी मिलती है, ट्रेनिंग के लिए पैसा मिलता है वो भी है, डेटा सेंटर लगाने के लिए पॉलिसी हमने अलग बनाई हुई है, उसके अंदर जो बेनिफिट मिलते हैं वो भी मिलते हैं। एमएसएमई है, एक्सपोर्ट की कोई यूनिट है या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की यूनिट है, वो अपना टेक्निकल अपग्रेडेशन करना चाहती है, जैसे आईटी बेस्ड अपग्रेडेशन करना चाहती है, तो उसके अंदर भी हम उसको सब्सिडी देते हैं। जी जी मित्रों, ये प्रश्न पूछना ठीक रहता है और मैं धन्यवाद भी दूंगा आपको कि ये प्रश्न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है। ये प्रश्न किसी जनसंख्या को बढ़ाने या घटाने का नहीं है। सुन लिया मेरी माइक आ रही है। ये जो जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून बनाया था वो तत्कालीन परिस्थिति थी। जनसंख्या में नियंत्रण उस तत्कालीन समय में जरूरी था। परिवार कल्याण के कार्यक्रम है उसको हर घर तक पहुंचाने के लिए जरूरी था। उस समय जनसंख्या का विस्फोट हो रहा था। पूरे विश्व में ये माना जा रहा था कि चाइना और हिंदुस्तान में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी जरूरी था। और वर्तमान में उस समय जो रेशियो था 3-2 से भी अधिक था और वर्तमान में वो रेशियो सिर्फ 2 पे आ गया है। इसलिए अब ये कहीं भी नहीं है कि जनसंख्या का कोई विस्फोट हो रहा है। और ऐसा ही प्रावधान पड़ोसी अन्य गुजरात, मध्य प्रदेश के प्रदेशों में भी किया गया है। और माना जा रहा है कि योग्य उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी से मात्र इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि इसे 2 से अधिक संतान है, क्योंकि खड़े होने वाले तो 11,000 और समथिंग लोग सरपंच ही है या 14,000 15,000 ही है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, इसलिए इसका कोई असर नहीं होगा। और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता अनुसार अनेक सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं से नियंत्रण होगा। और इसलिए किसी विचारधारा के आधार पर या किसी के कहने से नहीं, सभी परिस्थितियों को देखते हुए आम जन की मांग के अनुसार इसमें ये प्रावधान लाया गया। अभी जवाब दे दिया था, कोई बात है, अभी जवाब दे दिया था।